हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप 3.0 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग कवर करेंगे प्लेटफॉर्म का एनटीपीसी सीबीटी 2 का रीजनिंग का सेट नंबर 8 को। और दोस्तों, आपने अभी तक सेट नंबर 1 से लेकर 7 तक का सोल्यूशन नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इस वीडियो क्लास के पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन ग्रुप 3.0 में जुड़ जाइए और वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक अभिकथन ए और एक कारण आर नीचे दिए गए हैं, जिसमें अभिकथन ए में चमगादड़ एक स्तनपायी है और कारण है चमगादड़ उड़ नहीं सकता। तो दोस्तों, यहाँ से चमगादड़ जो है, चमगादड़ तो एक स्तनपायी होता है लेकिन वो उड़ भी सकता है, यानी कि कारण जो है वो गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ए सच है लेकिन आर जो है वो गलत है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ कथनों के साथ कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं। कथन एक में कुछ डॉक्टर रोगी होते हैं, कुछ डॉक्टर जो होते हैं वह रोगी होते हैं, ठीक है, और कुछ रोगी ईमानदार होते हैं, कि कुछ रोगी जो है वो ईमानदार होते हैं। तो निष्कर्ष एक में कुछ डॉक्टर ईमानदार होते हैं, ये दोस्तों डॉक्टर और ईमानदार आपस में नहीं कॉमन है, यानी कि निष्कर्ष एक हमारा गलत हो जाएगा। और निष्कर्ष दो में है कि सभी रोगी डॉक्टर होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से केवल कुछ काट रहा है कि कुछ डॉक्टर जो है वो रोगी है, तो निष्कर्ष दूसरा का भी हमारा गलत हो गया, यानी कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि एक और दो दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न में 4 अक्षर युग्म दिए गए हैं, 4 में से कोई 3 किसी प्रकार समान है, अतः उनका एक समूह बनता है। तो वह कौन सा अक्षर है जो इस समूह में नहीं आता है? तो दोस्तों, अगर हम ऑप्शन ए को देखते हैं तो ऑप्शन ए में जेड भी आर एन, यानी कि एन से किया है आर, 14 4 18 किया है, फिर 18 से किया है 22 यानी कि भी, और 22 ले किया है 26 यानी कि प्लस का 4। तो इसमें 4 का अंतर है ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी में देखते हैं तो ऑप्शन बी में जे से किया है एम, यानी कि 10 ले किया है 3, और फिर किया है 17 यानी कि प्लस का 4, इधर किया प्लस का 3, इधर प्लस का 4 और इधर प्लस का 4, क्योंकि 17 और 4 21 होता है, और 21 मतलब यू का स्थान। और ऑप्शन सी में देखते हैं तो ऑप्शन सी में किया है ये 7 4 11 11 4 15 15 4 19, इनकी जी के बाद किया है के बाद किया है ओ, और ओ के बाद किया है एस, यानी कि इसमें जो अंतर है इसमें अंतर है 4 का। और ऑप्शन डी को देखते हैं तो ऑप्शन डी में किया है ये एच से एल यानी कि 8 8 से 12 यानी कि 4, और 12 से 16 यानी कि प्लस 4, 16 का मतलब पी, और 16 से किया है 20 यानी कि टी, इसमें भी है 4 का अंतर। एक तो बी ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि पहले 3 का अंतर और उसके बाद है 4 का अंतर, यानी कि वो समूह से जो अलग है वो है ऑप्शन नंबर बी, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में समानता का पता लगाएं। स्काई है, साई है, स्लाई और स्पाई है। तो दोस्तों, इन चारों को अगर हम देखते हैं तो इन चारों में जो है वो कोई भी स्वर नहीं मिल रहा है, यानी कि स्वर मतलब ए ई आई ओ यू। तो ये दोस्तों 5 स्वरों में से कोई भी स्वर नहीं है। ये टोटल जो शब्द बना है ये केवल कॉन्सोनेंट से बना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इन सभी में स्वर शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 7 लोग आई जे के एल एम एन और ओ एक दूसरे के सामने एक सर्किल में बेतरतीब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो निम्नलिखित पर विचार करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। इनकी 7 लोग हैं और वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7, जिसका सभी का मुंह जो है वो केंद्र की तरफ है।
ठीक है, जिसमें एक में बोल रहा है कि जे ओ और एम के बीच में बैठा है, यानी कि जे जो है वो ओ और एम के बीच में बैठा है। तो दोस्तों मान लेते हैं कि जे यहाँ पर बैठा है, इसके अगल बगल हो जाएंगे ओ और एम। ठीक है, दूसरा में बोल रहा है कि न तो एल और न ही आई के ठीक दाहिने ओर बैठे हैं, तो के का रिलेशन नहीं पता है, इसको भी छोड़ देते हैं। और तीसरा में है कि ओ न के या न ही एन के बगल में बैठता है, क्योंकि ओ जो है वो ना ही के या ना ही एन के बगल में बैठता है। ठीक है, और चौथा में एम जो है वो एम के बाद तीसरे स्थान पर बैठता है, क्योंकि एम जो है वो एम के बाद तीसरे स्थान पर बैठता है। तो दोस्तों अगर हम एम को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, तो एम जो बैठेगा वो एम के बाद तीसरे स्थान पर बैठेगा, क्योंकि एम का लेफ्ट हो जाएगा ये और राइट हो जाएगा ये, तो एम जो है वो एम के बाद तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि 1 2 3 एन बढ़ जाएगा यहाँ पर। लेकिन बोल रहा है कि ओ जो है वो ना ही एम के ना ही के बगल में बैठा है, यानी कि एम को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो एम को यहाँ से हटाएंगे और यहाँ से ओ को हटाएंगे, यानी कि यहाँ पर हम बैठा सकते हैं एम और ओ, क्योंकि जे जो है वो एम और ओ के बीच में बैठा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये भी हटा देंगे, जब स्थान चेंज हो करेंगे तो इसका भी कोई महत्व नहीं रह जाएगा। अब देखते हैं, अब बोल रहा है कि एन जो है वो एम के बाद तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि एन जो है वो एम के बाद तीसरे स्थान पर बैठा है, क्योंकि 1 2 3 एन बैठा है यहाँ पर, क्योंकि एम का ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। ठीक है, और तीसरा में बोल रहा है कि ओ न के या न ही एन के बगल में बैठा है, यानी कि ओ जो है वो ना ही एन या ना ही के बगल में बैठा है, यानी कि यहाँ पर ना एन बैठ सकता है ना ही के बैठ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं, पांचवा में एल जो है वो एन के तत्काल दाहिने पर नहीं है, यानी कि एल जो है वो एन के तत्काल दाहिने पर नहीं बैठा है। तो दोस्तों तत्काल अगर एल जो है एन के दाहिने नहीं बैठा है, यानी कि एल यहाँ पर नहीं बैठा है, तो कहाँ पर बैठ सकता है? अभी यहाँ पर बैठ सकता है और यहाँ पर बैठ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम एल बैठा देते हैं, क्योंकि मान लेते कि वो एल बैठा है, वो एन के तत्काल बाएं बैठा है, क्योंकि एल यहाँ पर बैठा है, इसको क्लियर कर देंगे। और दूसरा में बोल रहा है कि ना तो एल और ना ही आई के ठीक दाहिनी ओर है। तो दोस्तों यहाँ पर बैठ जाएगा कौन? यहाँ पर बैठ जाएगा के। जब के यहाँ पर बैठ जाएगा तो यहाँ पर बैठ जाएगा आई। ठीक है, यहाँ से इसको भी क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पर कितने व्यक्ति बैठ गए। यहाँ पर व्यक्ति बैठ गए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 व्यक्ति बैठ गए। तो अब आते हैं प्रश्न में। प्रश्न है एल जो है डैश के तत्काल बाईं ओर बैठा है, यानी कि एल जो है वो किसके तत्काल बाईं ओर बैठा है? ये जो बैठा है यह बैठा है एन के बाईं ओर, क्योंकि एन का हो जाएगा ये राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट, इसलिए ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन एम के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठता है? कि कौन जो है वो एम के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है? ये एम का हो गया ये राइट और ये लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट से दूसरा कौन है? तो 1 2, यानी कि लेफ्ट का दूसरा है आई, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है ओ सर्कल छोड़ देता है तो कौन जे के दाहिने से 5वें स्थान पर बैठता है? यानी कि ओ जो है वो सर्कल छोड़ता है, यानी कि ओ यहाँ से हट जाता है, तो कौन जे के दाहिने से 5वें स्थान पर बैठता है? तो जे का दाहिने कौन हो जाएगा? जे का दाहिने हो जाएगा ये राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। तो इसके 5वें स्थान पर कौन बैठता है? तो इसके दाहिने 5वें स्थान पर बैठता है 1 2 3 4 5, यानी कि इसके दाहिने स्थान पर बैठता है 5वें स्थान पर एन, इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। आरेख एक बैच में बच्चों की पसंद को दर्शाता है, यानी कि ये वाला पार्ट दर्शा रहा है रेखा गणित का, ये वाला पार्ट बीज गणित का और ये वाला पार्ट त्रिकोणमिति का। तो प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में जो छात्र रेखा गणित की जगह त्रिकोणमिति को पसंद करते हैं उनका अनुपात क्या है? क्योंकि रेखा गणित को पसंद करने वाले और त्रिकोणमिति को पसंद करने वाले बच्चों का अनुपात यहाँ से पूछा है।
यहाँ से निकाल लेंगे कि रेखा गणित पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 15, 20, 75 और 20, यानी कि प्लस का 15, 20, 20 और 75, ये हो जाएगा 20, 20, 40, 40 और ये 75 और 15 ये हो जाएगा 90, और 90 और 40 130, यानी कि रेखा गणित पसंद करने वाले बच्चों की संख्या आ गया 130। और त्रिकोणमिति पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितना हो जाएगा, त्रिकोणमिति पसंद करने वाले बच्चों की संख्या हो जाएगा ये टोटल इनकी 20, 75, 50 और 35। यहाँ से जाएगा 20 प्लस का 50 प्लस का 35 और प्लस का 75, ये हो जाएगा 50, 20, 70 और 70 140, 140 और 5 145, 145 और 35 180। यहाँ से अनुपात निकाल देंगे क्योंकि अनुपात बराबर में हो जाएगा 130 अनुपात 180, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, क्योंकि अनुपात यहाँ से हमारा आ गया 13 अनुपात 18, इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुल कितने छात्र बीजगणित और त्रिकोणमिति को पसंद करते हैं लेकिन रेखा गणित को नहीं, क्योंकि कुल कितने ऐसे बच्चे हैं जो यह पाठ और यह पाठ को तो पसंद करते हैं लेकिन इस पाठ को पसंद नहीं करते हैं। यहां से हो जाएगा टोटल छात्र बीजगणित, इनकी बीजगणित और प्लस का को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या हो जाएगा, वह हो जाएगा 35 और ये 50, 35 प्लस 50 और बीजगणित में हो जाएगा ये 25। यहां से आ जाएगा 50, 30, 80, 20, 100 और 10 110, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जो छात्र तीनों विषय को पसंद करते हैं उनका केवल बीजगणित पसंद करने वालों से अनुपात क्या है। तीनों विषय को पसंद करने वाले विद्यार्थी कितना संख्या है, वह है 75, क्योंकि यही जो है ये तीनों विषय में कॉमन है। यहाँ से हो जाएगा 75 और अनुपात क्या हो जाएगा, केवल बीजगणित में पसंद करने वाले बच्चों की संख्या, क्योंकि केवल बीजगणित में पसंद करने वाले बच्चों की संख्या आ जाएगा 25, इनका अनुपात में हो जाएगा यहाँ से 25, तो 1 कर जाएगा 3 बार में, इनके अनुपात आएगा 3 अनुपात 1, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान का पौधों के साथ जो संबंध है वही संबंध है मानव विज्ञान का निम्न में से किसके साथ। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि वनस्पति विज्ञान में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार मानव विज्ञान में मानव की संस्कृति और सभ्यता के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सी बी से लंबा है जो डी से नाटा है, और डी जो है वो सी से लंबा है, डी ई से नाटा है जो ए से लंबा है, तो सबसे लंबा कौन है, क्योंकि सी जो है वो बी से लंबा है जो डी से नाटा है, और डी जो है वो सी से लंबा है कि डी जो है वो सी से लंबा है और सी जो है वो बी से लंबा है और डी से नाटा है, क्योंकि बी जो है वो डी से नाटा है। और इसमें दिया है कि डी जो है वो ई से नाटा है, डी जो है वो ई से नाटा है जो ए से लंबा है, यानी कि ई जो है वो ए से लंबा है, तो सबसे लंबा कौन है। तो दोस्तों यहां से अगर हम देखते हैं कि ई जो है वो डी से लंबा है और ई जो है वो ए से भी लंबा है, क्योंकि दोनों स्थिति में जो है वो ई जो है वो सबसे लंबा है, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में एक अंक गलत है, तो गलत अंक का पता लगा, क्योंकि यहाँ से दिया है 1097, 368, 125, 44, 16, 8 और 5 दिया है। तो दोस्तों अगर हम इसका आंसर निकालते हैं, यानी कि यह हुआ है 5 से 8, इनके प्लस का 3, ये 8 से 16,
यानी कि प्लस का 8, ये हुआ है 16 से 44, 14 में से 6 जाएगा 8 और 3 में से 1 जाएगा 2 यानी कि 28, और ये हुआ है 5 में से 4 जाएगा 1 और 12 में से 4 जाएगा 8, और ये दोस्तों हुआ है 8 में से 5 जाएगा 3 और ये 6 में से 2 जाएगा 4 और ये 3 में से 1 जाएगा 2, और ये दोस्तों हुआ है 17 में से 8 जाएगा 9 और ये 8 में से 6 जाएगा 2 और ये 10 में से 3 जाएगा 7 यानी कि 729। तो दोस्तों अगर हम यहाँ से देखते हैं ये हुआ है 81 का 3 गुना, ठीक है, और यहाँ से ये हुआ है 243 का 3 गुना, तो कहीं ना कहीं 81 भी हुआ होगा, ये इसका 3 गुना, 81 का अगर 3 गुना ये हुआ होता तो यहाँ पर होता 27 यानी कि इसका अंतर होता 27, अगर यह होता 81, और इसका दोस्तों अगर देखते हैं ये होता कितना, 27 का 1/3, ये हो जाएगा 27 से 1/3 9, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए था 9, ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाता 9 का 1/3 यानी कि 3, तो यहाँ पर दोस्तों जो अंतर होना चाहिए था ये 28 और 8 के बीच, इसमें अंतर होना चाहिए था 1, क्योंकि 16 को अगर हम 17 यहाँ पर अगर बना देते हैं तो यहाँ पर हो जाता 17 में से 8 जाएगा 9 और ये 44 में से 17 जाएगा, ये आ जाएगा 27, यानी कि हमारा जो गलत अंक जो है वो है 16, क्योंकि 16 का जगह पर अगर 17 हो जाता तो हमारा सीरीज सही तरह से बैठ जाता, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि SIT को लिखा है 66 और ROW को लिखा है 50 तो होप किसके बराबर होगा, यानी कि SIT को लिखा है 66, तो दोस्तों अगर हम यहाँ से करते हैं 19 9 28 और 20 48, यानी कि 48 यहाँ पर हो जा रहा है और यहाँ पर है 66, लेकिन इसको जोड़कर नहीं किया, इसको कोई और लॉजिक लगाया है तो कौन सा लॉजिक हो जाएगा, किसका करते हैं, एस का उल्टा होता है एच, यानी कि एच, और आई का उल्टा होता है आर, और टी का उल्टा होता है जी, फिर किसको अगर हम जोड़ते हैं तो एच का होता है 8, आर का होता है 18 और जी का होता है 7, 8 7 15, 15 और 8 23, 23 के 3 हासिल 2, 2 और 1 3, लेकिन 33 गुने में अगर 2 करते हैं तो आ जा रहा है 66। ठीक उसी प्रकार ROW का दिया है 50, तो आर का उल्टा आई, ओ का उल्टा एल और W का उल्टा डी, तो आई का होता है 9, एल का होता है 12 और डी का होता है 4, कि 12 9 21, 21 और 4 25, यानी कि 25 गुने में 2 करते हैं तो यहाँ पर आ जा रहा है 50, यानी कि यहाँ तक तो यह नियम फॉलो कर रहा है, तो होप को लिखेंगे क्योंकि HOPE का क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ से H का उल्टा होता है S, O का उल्टा होता है L और P का उल्टा होता है K और E का उल्टा होता है V, S का अंक होता है 19, L का होता है 12, K का होता है 11 और V का अंक होता है 22, इन सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 20 30 और 20 50, 50 और 10 60, 60 और 2 और 2 4 यानी कि 64, तो 64 गुने में अगर 2 करते हैं यहाँ से हो जाएगा 64 दूनी 128, यानी हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि हॉस्टाइल को JMURKJG के रूप में कोड किया जाता है तो रिक्वेस्ट को किस तरह से कोड किया जाएगा, यानी कि हॉस्टाइल को HOSTILE को कोड किया गया है JMURKJG में, यानी कि यहाँ से होता है H का 8, J का होता है 10 और O का होता है 15 और M का होता है 13 और यहाँ से S का होता है 19 और U का होता है 21 और T का होता है 20 और R का होता है 18, क्योंकि यहाँ से दोस्तों अगर देखते हैं तो 8 से 10 किया है, फिर 15 से 13 किया है, यानी कि 2 का वृद्धि किया है, फिर 2 का कमी किया है, यहाँ से हो जाएगा रिक्वेस्ट का, क्योंकि REQUEST, तो 2 का अगर हम वृद्धि करते हैं
तो आर से 2 का वृद्धि करेंगे तो ये हो जाएगा आर एस टी यानी कि टी, और ई से 2 कम करते हैं तो ई का होता है 5 पर, तो 2 कम करेंगे तो हो जाएगा 3 पर, क्योंकि इसका हो जाएगा सी, और क्यू में 2 वृद्धि करते हैं तो क्यू का होता है 17, तो 17 प्लस 2 19, 19 किसका स्थान है तो 19 है एस का स्थान, यहाँ से हो जाएगा एस, और यू में 2 की कमी करते हैं तो यू का होता है 21, तो 21 से 2 कम करेंगे तो यह जाएगा 19, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा एस, तो ई का होता है 5 और 2 वृद्धि कर देंगे तो हो जाएगा 7 यानी कि जी, और ये एस का 19, तो 19 से 2 कम करेंगे तो हो जाएगा 17 यानी कि क्यू, और टी में 2 वृद्धि करेंगे क्योंकि 20 और 2 22 यानी कि बी, तो हमारा आ गया रिक्वेस्ट का कोड TCS SGQB, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सोवन 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की तरफ चलता है, फिर वह एक दायां मोड़ लेता है और 3 किलोमीटर चलता है, वह फिर से दाईं ओर मोड़ लेता है और 9 किलोमीटर चलता है, तो सोवन अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। इनकी सोवन जो है वो 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की तरफ चलता है, जैसे डायरेक्शन बना लेंगे, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, और ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट, और ये हो गया साउथ ईस्ट। सोवन जो है वो 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की तरफ चलता है, सोवन जो है वो 5 किलोमीटर और दक्षिण पश्चिम की तरफ चलता है, यानी कि यहाँ तक चलता है। ठीक है, फिर वह एक दाएं मोड़ लेता है और 3 किलोमीटर चलता है, यानी कि वो दाएं मोड़ लेगा यहाँ से, क्योंकि इसका राइट हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा लेफ्ट, और ये चलता है 3 किलोमीटर। ठीक है, फिर वह दाईं ओर मोड़ लेता है और 9 किलोमीटर चलता है, क्योंकि फिर वो दाएं मोड़ लेगा और वो चलेगा 9 किलोमीटर, ये 9 किलोमीटर चल गया। तब बोल रहा है कि सोवन अपने शुरुआती बिंदु से कितना दूर है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 5 किलोमीटर, और ये हो जाएगा 4 किलोमीटर की कुछ। तो दोस्तों अगर हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से ये ऐसे चल रहा है, फिर ऐसे चल रहा है, तो दोस्तों अगर हम इसको मिला देते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ से दूरी दिया है 4 किलोमीटर, और यहाँ से ये दूरी दिया है यानी ये वाला 3 किलोमीटर, यहाँ से हो जाएगा 3 किलोमीटर, तो यह बना रहा है एक समकोण त्रिभुज, यानी कि इसका कोण हो जाएगा 5 किलोमीटर, यानी कि सोवन जो है वो 5 किलोमीटर दूर है, और किस दिशा में है तो वह यहाँ पर, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित आकृति में संख्याएं एक प्रवृत्ति का पालन करती है, प्रश्न चिन्ह की जगह कौन सी संख्या लेगी। तो दोस्तों अगर हम इसको करते हैं 18 प्लस 15 और माइनस का 12, ये हो जा रहा है 18 15, 18 5 23, 23 और 10 33, 33 माइनस 12 अगर हो करते हैं तो ये हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा 2 और 3 में से 2 जाएगा, यानी कि 21। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इसको भी करते हैं, यानी कि ये हो जाएगा इन दोनों का योग, और जो इन दोनों के योग में से ये 15 को घटा देंगे, यानी कि 25 प्लस का 35 और माइनस का 15, ये हो जाएगा 25 5 30, 30 और 30 60, इनके 60 माइनस 15 करते हैं तो ये आ जा रहा है 45। ठीक है, इस नियम पर यह काम कर रहा है, आगे भी यही करेगा, यानी कि 28 और 21 का योग, और इन योग में से 14 को घटा देंगे, क्योंकि 28 प्लस का 21 और माइनस का हो जाएगा 14, यहाँ से हो जाएगा 28 और 21 में से 14 हो जाएगा, यानी कि प्लस का 7, यहाँ से आ गया 28 प्लस 7 यानी कि 35, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ए एक पुस्तक पढ़ता है और जानता है कि उस पुस्तक के लेखक के नाम से वह परिचित है, सी का चाचा लेखक बी है, ए की पुत्री सी है, तो किस प्रकार ए से बी संबंधित है। ये सी का चाचा लेखक बी है, ये सी हो गया, ये हो गया इसके पिता, ठीक है, और पिता के भाई यानी कि बी हो गए सी के चाचा, और यह जो है यह है लेखक।
कि बी जो है वह है लेखक और ए की पुत्री सी है, यानी कि ए की पुत्री सी है, क्योंकि सी जो है वो ए की पुत्री है। तो किस प्रकार से ए जो है वो बी से संबंधित है, क्योंकि ए जो है वो बी का क्या है, तो वह है भाई। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम में रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा, क्योंकि वह अक्षर समूह है ए खाली स्थान, बी ए फिर खाली स्थान, ए बी ए फिर खाली स्थान, सी ए फिर खाली स्थान बी। तो दोस्तों सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि इन सभी को गिन लेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि यह है 15 गो। तो दोस्तों इसका कितना फैक्टर हो सकता है, क्योंकि 3 और 5 हो सकता है, यानी कि या तो 3 पर काटेंगे या 5 पर काटेंगे। तो दोस्तों अगर हम इसको 3 पर काटते हैं, क्योंकि 1 2 3 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 ए, तो यहाँ से हो जाएगा डबल ए बी, फिर यहाँ से करते हैं डबल ए सी, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में है सी और यहाँ पर है डबल ए बी, तो यहाँ पर हो जाएगा डबल ए सी और यहाँ पर भी हो जाएगा डबल ए बी, यानी कि इस खाली स्थान पर हमारा आ गया ए सी ए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मंगलवार को किसी घोष्ठी स्थान में सुबह 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंचकर मैंने जाना कि जो व्यक्ति 40 मिनट देर से आया था उससे मैं आधे घंटे पहले ही पहुंच गया हूं। तो वस्तुतः गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था, क्योंकि मंगलवार को किसी गोष्ठी स्थान में सुबह 8:30 बजे यानी कि 8:30 बजे से 15 मिनट पहले, 15 मिनट पहले कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 8:15, और वह व्यक्ति जाना कि जो व्यक्ति 40 मिनट देरी से आया था उससे मैं, क्योंकि उससे वो आधा घंटा पहले ही पहुंच गया था, क्योंकि 30 मिनट पहले ही पहुंच गया था, यानी कि वो कितना देरी कर रहा है एक्चुअली में, वो एक्चुअली में देरी कर रहा है 40 में से 30 जाएगा 10 मिनट, क्योंकि सही निर्धारित समय हो जाएगा, क्योंकि सही निर्धारित समय हो जाएगा वो हो जाएगा 8:15 और माइनस का हो जाएगा 10 मिनट, यानी कि निर्धारित समय आ जाएगा 8:05। इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि स्टेज को TUBHF के रूप में संकेतित किया जाता है तब स्ट्रेंजर को किस प्रकार संकेतित किया जाएगा, यानी कि स्टेज को लिखा जा रहा है वो TUBHF, यानी कि यहां से दोस्तों अगर देखते हैं तो ए से टी किया है, यानी कि एक का वृद्धि किया है, फिर टी से यू किया है, इसमें भी एक का वृद्धि किया है, कि सभी में एक का वृद्धि किया है। तो हमसे पूछा स्ट्रेंजर का कि STRANGER का कोड पूछा है, तो एस का हो जाएगा एक वृद्धि कर यानी कि टी, और टी का यू, आर का एस, ए का बी, एन का ओ, जी का एच, ई का एफ और आर का एस, कि हमारा कोड आ जाएगा स्ट्रेंजर का TUSBOHFS। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन ए में है TUSO, यहाँ पर SO आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर SB, ऑप्शन ए हमारा कट गया। ऑप्शन बी में TUSBOHFS, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि माइनस का अर्थ है भागा और प्लस का अर्थ है गुना और भागा का अर्थ है घटाव तथा गुना का अर्थ है जोड़, तो निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए को अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन ए में है 24 और भागा का अर्थ है कितना दोस्तों, घटाव, कि माइनस का 8 और माइनस का अर्थ है भाग, यानी कि गुना में हो जाएगा 1/4 और प्लस का अर्थ है गुना, कि गुना का हो जाएगा 2 और गुना का अर्थ है जोड़, कि प्लस का हो जाएगा
3 और इन सभी का मान आना चाहिए 16। यहाँ से अगर हम देखते हैं ये 2 दूनी 4 और ये 4 दूनी 8, यहाँ से यह हो जाएगा 24 माइनस का 4 प्लस का 3 बराबर में 16, यानी कि 24 और माइनस 4 प्लस 3 यानी कि माइनस का 1 बराबर में 16। यहाँ पर आ जा रहा है 23। ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखते हैं, तो ऑप्शन बी में 24 और माइनस का अर्थ है भाग, यानी कि गुने का हो जाएगा 1/8 और प्लस का अर्थ है गुना, गुने का हो जाएगा 4 और गुने का अर्थ है जोड़, यानी कि प्लस का हो जाएगा 2 और भागा का अर्थ है घटाओ, ये माइनस का हो जाएगा 3 और ये आना चाहिए 12। ये हो जाएगा दोस्तों 4 दूनी 8 और ये 12 दूनी 24, यानी कि 12 प्लस का 2 और माइनस का 3, यहाँ से हो जाएगा 12 और प्लस का 2 माइनस का 3 यानी कि माइनस का 1, यहाँ से आ जा रहा है 11, क्योंकि ऑप्शन बी भी हमारा कट गया। ऑप्शन सी को देखते हैं, तो ऑप्शन सी में है 24 गुने 8 यानी कि प्लस का 8 और माइनस का अर्थ है भागा, यानी कि गुने का हो जाएगा 1/4 और भागा का अर्थ है घटाओ, यानी कि माइनस का हो जाएगा 2 और प्लस का अर्थ है गुना, गुने का हो जाएगा 3 और ये सब करने के बाद आना चाहिए 17। यहाँ से दोस्तों ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 24 और 2 26 और ये माइनस का हो जाएगा 3 दूनी 6, 26 और 6 का अंतर हो जाएगा 20। ऑप्शन सी भी कट गया, तो निश्चित रूप से हमारा ऑप्शन डी जो है वह सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कथन क्या धूम्रपान वर्जित किया जाना चाहिए? तर्क 1 में हाँ ये गलत है, लाखों रुपए को धुएं में उड़ा दिया जाए, और तर्क 2 में कि नहीं, इससे तंबाकू कंपनी के हजारों कामगारों के रोजगार खत्म हो जाएंगे। दोस्तों तर्क 2 में देखते हैं, तो यहाँ से दिया कि नहीं, इससे तंबाकू कंपनी के हजारों कामगारों के रोजगार खत्म हो जाएंगे। ये दोस्तों बिल्कुल सही है। कथन के अनुसार धूम्रपान वर्जित हो जाएगा, तो जो तंबाकू कंपनी में हजारों कामगार काम कर रहे हैं और उनसे रोजी रोटी चल रही है, वो तो दोस्तों खत्म हो जाएगा, क्योंकि तर्क 2 हमारा सही हो जाएगा कहीं ना कहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। निर्णय के लिए 2 समर्थ है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कथनों तथा परिणामों को पढ़कर बताइए कि कौन से परिणाम तार्किक रूप से दिए गए हैं। तो कथन 1 में कुछ पक्षी कीट है, ये कुछ पक्षी जो है वह कीट है और सभी पक्षी तितलियां है। ये सभी पक्षी जो है वह तितलियां है, ठीक है, और सभी कीट सर्प है। सभी कीट जो है वह सर्प है। तो निष्कर्ष 1 में कुछ सर्प पक्षी है, कुछ सर्प जो है वह पक्षी है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पक्षी में कीट और सर्प दोनों काट रहे हैं। निष्कर्ष 2 में कुछ तितलियां कीट है, कुछ तितलियां जो है वह कीट है, ये भी काट रहा है। इनकी निष्कर्ष दूसरा का भी हमारा सही है। और तीसरा का है कि कुछ सर्प तितलियां है, कुछ सर्प जो है वो तितलियां है, ये भी काट रहा है, ये भी सही है। और चौथा में कुछ कीट पक्षी है, तो कुछ कीट पक्षी है, ये भी काट रहा है, यानी कि ये सभी हमारा सही है। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ए जोग के लिए, बी घटाने के लिए, सी भाग के लिए, डी गुणा के लिए, ई से कम के लिए और एफ से अधिक के लिए और जी बराबर के लिए है। तो निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त अक्षर संकेतों के अनुसार केवल एक सही है, उसकी पहचान कीजिए। तो ऑप्शन ए में अगर देखते हैं, तो ऑप्शन ए में है 18, उसके बाद है सी, तो सी है भाग के लिए, गुने में हो जाए 1/2, फिर है ए है जोग के लिए, यानी कि प्लस का हो जाएगा 4, और बी है घटाने के लिए कि माइनस का 6, और जी है बराबर के लिए, तो बराबर का आना चाहिए 9। तो एक कर जाएगा 9 दूनी 18, यानी कि 9 प्लस का 4 और माइनस का 6 बराबर में 9। यहाँ से हो जाएगा 9 4 13, 13 में से 6 हो जाएगा 7, 7 बराबर में 9 आ गया। तो ऑप्शन ए हमारा कट गया। ऑप्शन बी को देखते हैं, तो ऑप्शन बी में 6 डी, डी का अर्थ है
गुना, इनके गुने में हो जाएगा 4। फिर है बी, तो बी है घटाने के लिए, इनके माइनस का हो जाएगा 12। और ए है जोग के लिए कि प्लस का हो जाएगा 4। सी है भाग के लिए कि 1/, में हो जाएगा 2। और एफ है अधिक के लिए, इनकी ये अधिक है और 18 है लास्ट में, इनकी 18। यहाँ से ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये 6 चौके 24 माइनस 12 प्लस का 2, यानी कि 24 और 2 26। 26 में से 12 जाएगा तो यह हो जाएगा 14। तो क्या 14 12 है 18 से? नहीं, क्योंकि 14 है जो 18 से छोटा है। ऑप्शन बी भी हमारा कट गया। ऑप्शन सी में है 10 सी, सी का अर्थ है भाग, जो 1/, में हो जाएगा 2। डी का अर्थ है गुना, यानी कि 4। और बी का अर्थ है घटाव, यानी कि माइनस का हो जाएगा 6। और ई का अर्थ है कम, क्योंकि ये कम है 12 से। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये 10 दूनी 20 माइनस का 6, क्या छोटा है 12 से? ये हो जाएगा 14। और छोटा है क्या 12 से? नहीं, 14 जो है वो 12 से बड़ा है। इनके ऑप्शन सी भी हमारा कट गया, तो ऑप्शन डी एक तो बच गया, तो ऑप्शन डी ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 38 माइनस 15 को लिखा गया है 32 और 62 माइनस 91 को लिखा गया है 7, तो 74 माइनस 81 को किसके रूप में लिखा जाएगा? अगर हम इसको दोस्तों देखते हैं, ये किया है 38 माइनस 15 को लिखा है 32, इसको अगर हम उल्टा करके घटाते हैं, यानी कि 83 माइनस का अगर 51 करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 3 में से 1 जाएगा 2 और 8 में से 5 जाएगा 3, यानी कि 32 आ जा रहा है। ठीक उसी प्रकार 62 माइनस 91 को किया है 7, इसको दोस्तों अगर हम उल्टा करके लिखते हैं, क्योंकि 62 का उल्टा हो जाएगा 26 और 91 का उल्टा हो जाएगा 19, क्योंकि 26 और 19 का अंतर आ जा रहा है 7। ठीक है दोस्तों, तो ठीक उसी प्रकार इसको भी करेंगे, क्योंकि 74 माइनस 81 को करेंगे 47 माइनस का 18, ये हो जाएगा 7 में से 8 नहीं जाएगा, 17 में से 8 जाएगा 9 और 3 में से 1 जाएगा 2, यानी कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा 29। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं और उनके बाद विकल्प उनसे निकलने वाले सही निष्कर्ष का विकल्प चुनिए। सभी एशियावासी बुद्धिमान होते हैं और सभी चीनी एशियावासी हैं। तो ऑप्शन ए में है कि कुछ चीनी बुद्धिमान होते हैं, और ऑप्शन बी में सभी बुद्धिमानी चीनी होते हैं, और ऑप्शन सी में कि सभी चीनी बुद्धिमानी होते हैं, और ऑप्शन डी में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है, क्योंकि यहाँ से दिया है कि सभी एशियावासी जो है वह बुद्धिमान होते हैं। और सभी चीनी जो है वह एशियावासी है, यानी कि सभी चीनी जो है वह एशियावासी है। ऑप्शन सी को देखते हैं, तो ऑप्शन सी में कि सभी चीनी बुद्धिमानी होते हैं, कि सभी चीनी जो है वह बुद्धिमानी होते हैं। ये दोस्तों अंदर से बाहर की ओर जा रहा है, तो अंदर से बाहर की ओर जब जाएंगे तो यहाँ पर कुछ और सभी दोनों सही होता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक कथन दिया गया है और उसके बाद 4 निष्कर्ष ए बी सी तथा डी दिए गए हैं। वह निष्कर्ष चुनिए जो दिए गए कथन से निश्चित रूप से निकलता है। उस दुकान में अधिकांश पोशाकें महंगी है। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि उस दुकान में कुछ पोशाकें महंगी है, और ऑप्शन बी में कि उस दुकान में सस्ती पोशाकें भी है, और ऑप्शन सी में कि उस दुकान में हैंडलूम की पोशाकें सस्ती है। तो ऑप्शन सी तो ऐसे ही कट गया, क्योंकि इसमें नाम दिया है और इसमें नाम नहीं दिया है। और ऑप्शन डी में कि उस दुकान में सस्ती पोशाकें उपलब्ध नहीं है। ये दोस्तों नहीं कहा है कि उपलब्ध है या नहीं है, तो ऑप्शन डी भी हमारा कट गया, क्योंकि ऑप्शन ए और बी में से कोई हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है कि उस दुकान में कुछ पोशाकें महंगी है, जबकि कथन में दिया है कि उस दुकान में अधिकांश पोशाकें जो है वो महंगी है, यानी कि कथन के अनुसार हमारा ऑप्शन ए भी कट गया, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
क्योंकि उस दुकान में सस्ती पोशाकें भी है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जानकारी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। टी डी की बहन है और डी का विवाह पी से हुआ है। टी जो है वो डी की बहन है और डी का विवाह पी से हुआ है। डी का विवाह पी से हुआ है। पी एम का पुत्र है, क्योंकि ये जब हो गया पुत्र यानी कि पुरुष हो गया तो ये हो जाएगी महिला। और पी जो है वो एम का पुत्र है। पी जो है वो एम का पुत्र है। टी जे की माता है। टी जो है वो जे की माता है। टी जे की माता है। और वाई यू का पिता है। वाई जो है वो यू का पिता है। तो वाई और यू में इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, इसको भी छोड़ देंगे। वाई के केवल एक पुत्र और केवल एक पुत्री है, क्योंकि वाई के केवल एक पुत्र और एक पुत्री है। तो अभी भी नहीं मालूम चला है, आगे देखते हैं। यू जो है वो टी की पुत्री है। यू जो है वो टी की पुत्री है, टी की पुत्री हो जाएगी। और वाई यू का पिता है, कि वाई जो है वो यू का पिता है। ये जब माता हो जाएंगी ये हो जाएंगे वाई यू के पिता, और ये हो जाएगी टी वाई की पत्नी, और ये हो जाएगा पति। और क्यू डी का पुत्र है, कि क्यू जो है वो डी का पुत्र है। कि क्यू जो है वो डी का पुत्र है। तो ये क्यू जो है वो डी का पुत्र हो गया। तो अब आते हैं प्रश्न में, पी का टी से क्या संबंध है, क्योंकि पी जो है वो टी का क्या लगता है। तो पी जो है वो डी का पति है और डी जो है वो टी की बहन है, यानी कि पी जो है वो टी का जीजा लगेगा। इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जे का डी से क्या संबंध है, क्योंकि जे का डी से क्या संबंध है। तो ये दोस्तों होगी टी जे की माँ, और टी जो है वो डी की बहन है, यानी कि डी जो है वो जे की, जे जो हो जाएगा वो डी का वो भतीजा या भतीजी हो जाएगा, क्योंकि डी जो है वो टी की बहन है और बहन का बेटा ये भाई है, क्योंकि ये प्लस या पुरुष या महिला ये कोई वेरीफाई नहीं किया है। यहाँ से हो जाएगा भतीजी या भांजी, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अगर हम यहाँ से देखते हैं, यानी कि इसका और इसका अंतर 2 और इसका और इसका अंतर 1, यानी कि इन दोनों का अंतर को यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर है 8 और 11 का अंतर 3 और 8 और 3 का अंतर 35। और दोस्तों यहाँ पर हम हो जाएगा 3 और 7 का अंतर 4, यानी कि यहाँ पर तो एक तो संख्या हो जाएगा 4 और यहाँ पर भी संख्या ज्ञात करना है, क्योंकि ऑप्शन कौन सा यहाँ पर होना चाहिए 4। तो ऑप्शन बी में है केवल 49, यानी कि पहले स्थान पर है 4। ऑप्शन ए और सी में तो 3 और 2 है, तो ऑप्शन ए और सी कट गया। तो ऑप्शन बी को अगर रखते हैं, यानी कि यहाँ पर 49, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 और 1 का अंतर रहना चाहिए 9, यानी कि यहाँ पर अगर 3 रखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 12 और 3 का अंतर 9, यानी कि यहाँ पर जो संख्या आ जाएगा यहाँ पर संख्या आ जाएगा 49 और 3, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दी गई जानकारी के ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बिंदु P बिंदु Q के पूर्व में 8 मीटर की दूरी पर है, यानी कि बिंदु P जो है वो बिंदु Q के पूर्व में, बिंदु Q के पूर्व में 8 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, और बिंदु R जो है वो बिंदु Q के दक्षिण में है। बिंदु R जो है वो बिंदु Q के दक्षिण में है 15 मीटर। बिंदु S जो है वो बिंदु R के पश्चिम में है 6 मीटर, क्योंकि बिंदु S जो है वो बिंदु R के पश्चिम में है, कि R के पश्चिम में बिंदु S हो जाएगा और यह हो जाएगा 6 मीटर की दूरी पर। और बिंदु T जो है वह बिंदु S के उत्तर में 20 मीटर की दूरी पर है, यानी कि बिंदु T जो है वो बिंदु S के उत्तर में, यानी कि यहाँ से ये है 20 मीटर T, यहाँ पर T हो गया। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 6 है, और ये कितना दूरी है यह है 15, यानी कि यहाँ से कितना बच गया, यहाँ से बच गया 5, क्योंकि
टी जो है वो एस के उत्तर में 20 मीटर की दूरी पर है। तो बिंदु टी बिंदु यू के पश्चिम में 9 मीटर की दूरी पर है, यानी बिंदु टी जो है वो बिंदु यू के पश्चिम में, यानी बिंदु टी जो है वो बिंदु यू के पश्चिम में 9 मीटर की दूरी पर है। कि मान लेते हैं कि यहाँ से है बिंदु यू, क्योंकि टी जो है वो बिंदु यू के पश्चिम में 9 मीटर की दूरी है। ये हो गया 9 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर इसको मिलाते हैं, यहाँ से हो जाएगा 6 और यहाँ से हो जाएगा शेष 3। अब प्रश्न पाते हैं, प्रश्न में यदि बिंदु एक्स जो है वो बिंदु पी के दक्षिण में 5 मीटर की दूरी पर है, कि बिंदु एक्स जो है वो बिंदु पी के दक्षिण में, यानी कि यहाँ पर 5 मीटर की दूरी पर है, तथा बिंदु जेड जो है वो एक्स के पश्चिम में 14 मीटर की दूरी पर है। कि बिंदु जेड जो है वो एक्स के पश्चिम में 14 मीटर की दूरी पर है, यानी कि वो जो है वह यहाँ पर है जेड, क्योंकि यहाँ से ये दूरी 6 है और ये है 8, यानी कि 8 यहाँ से हो गया और ये हो गया 6, तो 8 से 14 हो गया। तब बिंदु जेड तथा बिंदु टी के बीच कितनी दूरी है, क्योंकि बिंदु जेड तथा टी के बीच कितनी दूरी है। तो यहाँ से ये दोस्तों हो जा रहा है 5, यानी कि यहाँ से भी ये शेष बच जा रहा है 10, यहाँ से हो जाएगा 10 और यहाँ से ये है 15, यानी कि यहाँ पर ये बच जाएगा ये 5 और ये है 5, यानी कि जेड तथा टी के बीच की दूरी आ गया ये 5 और ये 5 ये 10 मीटर, यानी कि जेड और टी के बीच की दूरी आ गया 10 मीटर। इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है बिंदु आर के सापेक्ष बिंदु यू जो है वो किस दिशा में, क्योंकि बिंदु आर के सापेक्ष यानी कि यहाँ पर इसके सापेक्ष बिंदु यू जो है वो किस दिशा में, कि बिंदु यू जो है वो किस दिशा में, तो वह है इस दिशा में, यानी कि यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ से अगर डायरेक्शन खींचते हैं, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट और ये नॉर्थ और ये साउथ और ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, यानी कि आर के सापेक्ष बिंदु यू जो है वह है उत्तर पूर्व दिशा की ओर। इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, चारों शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार समान है अतः उनका एक समूह बनता है, तो वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। तो ऑप्शन ए में है बायोलॉजी, ऑप्शन बी में है कार्डियोलॉजी, ऑप्शन डी में है रेडियोलॉजी और ऑप्शन सी में है पैथोलॉजी। तो दोस्तों ऑप्शन ए को देखते हैं, तो बायोलॉजी है, कि बायोलॉजी एक सब्जेक्ट हो गया, जबकि कार्डियोलॉजी, रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी ये दोस्तों शरीर से संबंधित चिकित्सा का नाम है। इसलिए हमारा भिन्न जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि बायोलॉजी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित प्रश्न में 4 शब्द युग्म दिए गए, 4 युग्मों में से 3 किसी प्रकार समान है अतः इनका एक समूह बनता है, तो वह एक कौन सा है जो इस समूह से नहीं आता है। ऑप्शन ए में चंद्रगुप्त मौर्य, इनके मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, और ऑप्शन बी में कनिष्क कुषाण, कुषाण वंश के संस्थापक क्या कनिष्क था, तो ये नहीं था। कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का एक शासक था, न कि संस्थापक था। और ऑप्शन सी में कि महावीर जैन धर्म, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, वो महावीर थे। और ऑप्शन डी में कि मुगल वंश के संस्थापक कौन था, तो बाबर था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपने अभी तक एजुकेशन गुरु 3.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इस वीडियो क्लास का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन गुरु 3.0 को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास को हम यहीं पर इन करते हैं और फिर मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।